if it is having lawful object, if it is having lawful consideration, if it is made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as a void agreement under the law. So sir, this part has been finished. This part has already been finished. Today we'll be picking up these two parts, lawful object and lawful consideration. ठीक है सर। अब लॉफुल, कोई भी एग्रीमेंट जो आप बना रहे हैं उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये अपन ने कल एग्जाम्पल भी देखे थे कि सर जैसे मर्डर करने के ऑब्जेक्टिव से, या किडनैप करने के ऑब्जेक्टिव से, या किसी को बीटिंग देने के ऑब्जेक्टिव से, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान करने के ऑब्जेक्टिव से यदि कोई एग्रीमेंट्स बन रहे हैं तो उनका कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सब लॉ के हिसाब से गलत बातें हैं। ठीक है। तो सर घर खरीदना, या कोई चीज किसी को गिफ्ट करना, या कोई चीज घर के अलावा जैसे कोई मूवेबल आइटम हुआ, स्कूटर वगैरह, तो ये सब चीजें क्या हैं, इनमें लॉफुल ऑब्जेक्ट है। लॉ में इन्हें कहीं भी मना नहीं किया गया है। ठीक है। तो सर जिस भी ऑब्जेक्टिव के साथ में आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और सर कंसिडरेशन क्या होता है, अपन ने ट्री के लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ा था कि सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके मिल जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो सर कंसिडरेशन क्या होता है कि सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी कार देने का वादा किया, तो और मिस्टर वाई ने उसके बदले में 3 लाख रुपए देने का वादा किया। तो सर मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को जो कार जा रही है उसके बदले में उन्हें 3 लाख रुपए का कंसिडरेशन मिल रहा है, और मिस्टर वाई से मिस्टर एक्स को जो 3 लाख रुपए जा रहे हैं उसके बदले में उन्हें कार का कंसिडरेशन मिल रहा है। यानी कि समथिंग इन रिटर्न, जो भी वो सामने वाली पार्टी के लिए कर रहे हैं उसके बदले में, उसके रिटर्न में उन्हें कुछ मिलना चाहिए। दैट इज समथिंग इन रिटर्न। ठीक है। समथिंग इन रिटर्न इज कंसिडरेशन। तो सर यहां पर हमने बोला कि सर कंसिडरेशन का एलिमेंट आना जरूरी है। कंसिडरेशन का एलिमेंट आए बिना कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। कंसिडरेशन केवल एक पार्टी के लिए नहीं और दोनों पार्टीज के लिए आना जरूरी है, तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है। बेसिक रूल है कि सर दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए। हाँ, इसके अपोजिट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है जहां केवल एक पार्टी से दूसरी को कंसिडरेशन जाता है, दूसरी से पहले को नहीं जाता है। तो बेसिक रूल तो है कि फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वहां पर लॉ बोलता है कि भले ही एक को ही कंसिडरेशन मिला तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये सारी डिटेल्स हमने कंसिडरेशन वाले चैप्टर में पढ़ ली थी। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और एग्जाम में उसमें से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने आपको हिंट दिया था। ठीक है। तो सर यहाँ ट्री के लेफ्ट हैंड साइड में अपन बोल रहे हैं कि सर कंसिडरेशन का एलिमेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज के लिए, नहीं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और ट्री के राइट हैंड साइड में हम बोल रहे हैं कि सर जो कंसिडरेशन है ना वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। समथिंग इन रिटर्न जो मिल रहा है वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। कि सर कैसे? ऐसे कि सर मिस्टर एक्स को एक सरकारी नौकरी की तलाश थी, तो गवर्नमेंट, एक कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, मान लो एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, तो उसमें जो भी एचआर मैनेजर थे, इसके और इसके बीच में एक एग्रीमेंट बन रहा है। तू मुझे नौकरी दे दे कंफर्म, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे देता हूँ। एचआर मैनेजर को ये पसंद आ गया कि यार 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, नौकरी एक इसको दे देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो सर यहाँ पर ये एग्रीमेंट में सब कुछ है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, दोनों को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, एग्रीमेंट भी बन रहा है। बट दैट एग्रीमेंट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, बिकॉज यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। क्यों लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है? क्योंकि सर वो ब्राइब के नेचर में है। वो ब्राइब के नेचर में, यू आर ब्राइबिंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल to get a job. So it is, although there is consideration for both the parties, but it is not a lawful consideration. So basically कहने का मतलब ये है
कि सर ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। ये दोनों बेसिकली अलग टर्म्स होते हैं सर। ऑब्जेक्टिव यानी कि जिस पर्पज से अपन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं या एग्रीमेंट बना रहे हैं वो भी लॉफुल होना चाहिए, और कंसिडरेशन मीन्स जो आपको बदले में मिल रहा है वो भी लॉफुल होना चाहिए। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, दोनों एक ही नहीं है। लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, भले ही दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, मैं भी मानता हूं दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन ये दोनों इतनी आपस में गुथी हुई होती हैं कि हमें ये तो ध्यान पड़ जाता है कि लॉफुल नहीं है, या तो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि उसको लॉफुल ऑब्जेक्ट में डालें या लॉफुल कंसिडरेशन में। खैर उससे फर्क पड़ता भी नहीं है दोनों अलग टर्म्स, बट दोनों ही होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। बोथ देयर मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट एज वेल एज लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन वाले चैप्टर को। शिरिन। According to Section 10, all agreements are contracts if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. देखो ये ट्री का राइट हैंड साइड है कि सर सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यदि ये 5 चीजें हो जो कि मैंने आपको यहाँ पर सिखाई थी। इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दे मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, एंड एग्रीमेंट सच एन एग्रीमेंट इज नॉट बीन स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट। समझ में आ गया, ठीक है। तो सर ये लॉफुल की सर एग्रीमेंट को लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ये कहां से आ रहा है सर? वही फेमस सेक्शन 10 में से आ रहा है कि सर दे मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, दिस इज कमिंग फ्रॉम सेक्शन 10 इटसेल्फ, ठीक है। आगे, द वर्ड्स ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर नॉट यूज सिनोनिमसली, ये अलग अलग होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस भी पर्पज से वो एग्रीमेंट बनाए, और कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो दे आर नॉट यूज सिनोनिमसली, ठीक है। कई केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव तो सही है लेकिन कंसिडरेशन अनलॉफुल है। कई केसेस में क्या होता है, कंसिडरेशन लॉफुल है लेकिन ऑब्जेक्टिव गलत है, ठीक है। तो सर कोई भी एक भी मिसिंग हो गया हमारा काम खत्म हो गया, मतलब कि वो फिर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। दोनों होने चाहिए, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। Thus, both the object and consideration should be lawful for an agreement to be valid. हालांकि अभी उसके बाद में मैंने आपको ये भी बोला था कि सर कई बार हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसको लॉफुल ऑब्जेक्ट में डालें या कंसिडरेशन में, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सर दोनों लॉफुल होने चाहिए, ऑब्जेक्ट भी और कंसिडरेशन भी, ठीक है। जो बात मैंने आपको बोली एग्जैक्टली वही लिखी हुई है कि कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, कि सर एक में एक होता है और दूसरा मिसिंग हो जाता है, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों होने चाहिए, वैलिड लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। अब आ जाओ सेक्शन 23 पे। सेक्शन 23 क्या बोलता है, पढ़ गई। According to Section 23, an agreement enforceable by law must be for lawful object and consideration. If both the object and consideration of an agreement is not lawful, it is void. देख लो सर, तो यदि लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन का क्वेश्चन आए तो प्लीज सेक्शन 10 के साथ में सेक्शन 23 भी चिपका देना। जो लोग सेक्शंस मेंशन करने के लिए याद करने की मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो सेक्शन 10 के साथ में सेक्शन 23 भी चिपका देवे, क्योंकि दोनों से निकल के आ रहा है कि सर लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो what this section 23 is also saying the almost the same thing कि sir an agreement which is enforceable by law, agreement which is legally enforceable या enforceable by law must be for lawful object and lawful consideration। यदि यदि इनमें से कोई भी अनलॉफुल हुआ ना तो फिर वो एग्रीमेंट में ये वाला टर्म आएगा ही नहीं, यानी वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट, यानी कि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें
ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होते हैं, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट होता है। एग्जाम्पल, मर्डर करने का में लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला तो ये होता है, उसमें फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, यानी ये वाला पार्ट आया ही नहीं, यानी ये यहीं पर आकर रुक गया, ये वाला पार्ट मिसिंग हो गया, तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। जब कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया तो सर वॉइड एग्रीमेंट कभी भी लॉ में, वॉइड वर्ड का मतलब क्या है, जिसे लॉ में एनफोर्स नहीं कराया जा सके। ठीक है, तो यानी कि लीगली एनफोर्सेबल वाला पार्ट गायब हो गया, तो ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट हो गया, जिसको लॉ में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। ठीक है, आप सब जानते हैं। एग्जाम्पल वही है कि सर पब्लिक सर्विसेज के लिए आप किसी को ब्राइब कर रहे हैं, तो उसमें लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, when the object and consideration is unlawful, सर कब किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है, उसमें हमको 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं। when the agreement when the object or consider when the object and consideration is unlawful, कब अनलॉफुल होता है, आइए देखते हैं वो 5-6 सिचुएशंस। नंबर 1, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यदि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं उसे लॉ में फॉरबिड किया हुआ है, मना किया हुआ है, तो फिर वो उस ऑब्जेक्टिव के साथ में आप यदि एग्रीमेंट बना रहे हैं तो फिर वो अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव के साथ में बना है। फॉर एग्जाम्पल कि सर लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो अभी मैंने बताया था ना कि सर इंडियन पीनल कोड में मर्डर करना या फिर यही सब बातें, बीटिंग करना, या किसी किसी को किडनैप करना, ये सब मना किया गया है। इन ऑब्जेक्टिव के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ है। जो भी चीज लॉ में, मैंने किसी पर्टिकुलर लॉ का नाम नहीं लिया है, जो भी लॉ के हमारे यहाँ पर जितने भी लॉज है उसमें कोई चीज यदि मना करी गई है, आप उस चीज के साथ में यदि कोई एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सर when an object or consideration is unlawful, sir when it is forbidden by law। ठीक है, क्या डिटेल्स है सर, आइए। इफ इट इज पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ, जैसे कि आईपीसी बताया था ना, इंडियन पीनल कोड, मर्डर, बीटिंग, किडनैपिंग। इफ इट इज फॉरबिडन बाय एनी स्पेशल लेजिस्लेशन, क्रिमिनल लॉ के अलावा भी, अब जैसे कोई फैक्ट्रीज एक्ट आ गया फॉर एग्जांपल, तो फैक्ट्रीज एक्ट में बोला गया है कि आपको यदि कोई हैजार्डस काम करवा रहे हैं तो आपको, मतलब एक पर्टिकुलर उम्र से कम लोगों को एम्प्लॉय नहीं करना है, या आपको लेडीज को एम्प्लॉय नहीं करना है। तो मान लो उस भयंकर हैजार्डस काम के लिए लेडीज को, किसी लेडीज के साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो इट वॉज फॉरबिडन बाय लॉ, सो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट भाई, इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है ये। ठीक है, इसे स्पेशल लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब लॉ में मना किया गया है। तो या तो क्रिमिनल लॉ में या कोई दूसरे लॉ में, कहने का मतलब है लॉ में जिस चीज को मना किया गया हो, उस चीज के लिए यदि आपने कोई एग्रीमेंट बना लिया तो फिर वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन के साथ में आपने बना लिया, यानी कि वो गलत है। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं, शिरिन, सॉरी एग्जाम्पल पढ़ो भाई। Anta promised Banta to pay rupees 1 lakh for murder of Santa. The killing of another person is punishable under IPC, therefore promise is unlawful and void unlawful object. ठीक है, तो सर जहां पर बहुत सिंपल है, इसमें क्या समझाऊं यार अब मैं इससे ज्यादा, कि सर यदि लॉ में किसी काम को मना किया गया, उस ऑब्जेक्टिव के साथ में या वैसी चीज के लिए आप कोई कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो वो गलत चीज है, तो वैसा काम नहीं करना है, अदरवाइज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन। सेकंड पॉइंट पढ़ भाई श्री। Is of such nature, if permitted, would defeat provisions of any law. देखो, And हाँ ये भी पढ़ ले श्री। an act is not expressly forbidden by law, however, if permitted, would defeat provisions of any law. देखो क्या होता है कि, हाँ एग्जाम्पल देखते हैं अपन, आ जाओ। सर लॉ में डायरेक्टली मना नहीं किया गया है, लॉ में
लॉ में जो काम आप करना चाह रहे हैं ना, उसको डायरेक्टली मना नहीं किया गया है, लेकिन यदि आपने वो काम किया तो सर उसका इम्प्लीकेशन वही होगा जैसे कि कोई ना कोई लॉ तोड़ रहे हो आप। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। सर मान लो हमारा जो पुलकित है, पुलकित सीए बन गया। पुलकित ने खूब मेहनत करी, अपने टीचर्स की बात सुनी, खूब मेहनत करी, सही ट्रैक पे, गट्स तो इसमें थे ही, और समझदार भी ये है, पढ़ता भी है, अच्छे से पढ़ाई करी और ये सीए बन गया। सीए बन गया तो अब मजा आ गया, खूब पैसे छापने लग गया ये। तो जब सीए बन गया, पैसे छापने लग गया, तो इसने कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी। कहाँ पर? साउथ मुंबई में। साउथ मुंबई मेरे से ज्यादा आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सर उसमें ये कोलाबा और पता नहीं क्या, नहीं लोअर परेल आता है या नहीं आई डोंट नो, बट चर्च गेट और ये सब, वहां इसने 2-3 प्रॉपर्टीज खरीद ली, इतना पैसा छापा। अब क्या हुआ कि सर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? मान लीजिए अपन उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके चलते हैं, बृहन मुंबई महानगर पालिका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उस डिपार्टमेंट का नाम ये है, बृहन मुंबई महानगर पालिका। वो प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स वसूलती है। तो सर अब पुलकित के पास 3 प्रॉपर्टीज थी, 2 पे तो उसने भर दिया, एक प्रॉपर्टी पे, वो जो सबसे महंगे वाली प्रॉपर्टी थी उस पे उसने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा। तो सर बृहन मुंबई महानगर पालिका का रूल था कि सर यदि मालिक जो है वो प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं भर रहा है तो वो जाकर उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। सीज करने के बाद में नीलाम कर सकती है। नीलाम का क्या मतलब होता है? ऑक्शन कर देगी और उससे अपने पैसे वसूल सकती है। ठीक है सर। अब नीलामी की शर्त होती है कि जिस बंदे की प्रॉपर्टी सीज हो रही है, जिस भी बंदे की प्रॉपर्टी सीज हो रही है, वो खुद उसकी नीलामी में पार्ट नहीं ले सकता। अभी तक स्क्रिप्ट या कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? दिया शेट्टी देव, दिया ईशा, बांगड़, झील। यस? यस सर। ठीक है। पुलकित कहाँ चला गया? पुलकित, Yes, sir. अरे पुलकित, पुलकित कहाँ चला गया यार? हम तो तेरे नाम से एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। यस सर, यस सर। वीडियो ऑन करो रे, सब जने वीडियो ऑन करो, चाहे खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, वीडियो ऑन करो। अभी आज किसी को एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, आज तो वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा। दिया शेट्टी देव, दिया, ईशा, बांगड़, झील, शेट्टी, कनक, मंशा, जल्दी से वीडियो ऑन करो ताकि आगे की स्क्रिप्ट सुनो। जल्दी करो, बी फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम। झील, कनक, झील, मंशा शर्मा, पुलकित, जल्दी ऑन करो, स्विच ऑन योर वीडियोस, बी फास्ट। ठीक है, शुरुआत से खुद ही कर लिया करो यार। कहाँ चला गया हमारा डियर पुलकित? वीडियो ऑन नहीं किया तूने? पुलकित, पुलकित वीडियो ऑन कर, जल्दी कर, सब जने वेट कर रहे हैं तेरा। ठीक है, तो अब मिस्टर पुलकित ने अपनी एक प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा, तो सर वो जो पालिका थी उसने इसका वो वाला प्रॉपर्टी सीज कर लिया। सीज कर लिया, नीलामी के लिए लगा दिया, नीलामी के लिए, ऑक्शन के लिए लगा दिया, जिससे वो अपने पैसे वसूल सके। तो अब नीलामी के रूल्स क्या बोलते हैं? जिस बंदे की प्रॉपर्टी, लॉ क्या है? जिस बंदे की प्रॉपर्टी सीज हुई है और नीलाम हो रही है वो खुद नीलामी में पार्ट नहीं ले सकता। यानी कि पुलकित ने जो बदमाशी करी ना, टैक्स नहीं दिया, तो उसके लिए अब प्रॉब्लम हो गई कि नीलामी में चढ़ चुकी है वो, और पुलकित जो है उस खुद उस नीलामी में पार्ट लेके अपना घर, अपनी वो प्रॉपर्टी वापस नहीं खरीद सकता। ये लॉ है। ये इमेजिनरी एग्जाम्पल है। हाँ, अभी क्या हुआ, पुलकित ने कहा यार ये तो गजब हो गया, मैं खुद भी पार्ट नहीं ले सकता और मेरी प्रॉपर्टी भी नीलामी में चली गई है। तो पुलकित को अपने एक पुराने दोस्त देव की याद आई। ठीक है, देव खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका था। तो उसने देव के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया
देव एक काम कर, देखो क्या एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट बनाया कि पुलकित और देव ने, देव तू एक काम कर, जाके तू बिड कर ले उस नीलामी में, ऑक्शन में, जितने रुपए की भी तेरे को वो प्रॉपर्टी पड़ेगी, मैं तेरे को उतने रुपए बाद में ट्रांसफर कर दूंगा और तू अपने नाम होने के बाद में वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना। यानी उसने लॉ को अवॉइड करने के लिए क्या काम किया, उसने लॉ को अवॉइड करने के लिए क्या किया, डायरेक्टली तो जो पालिका है उससे पुलकित के नाम पे जमीन अब होने के चांस ही नहीं थे, लॉ मना कर दिया, लॉ ने मना किया है। लेकिन पुलकित ने क्या किया, बीच में एक ऐसा डिवाइस मैकेनिज्म तैयार कर लिया कि पहले इसके नाम होगा फिर मेरे नाम हो जाएगा। तो एंड रिजल्ट तो वही हो रहा है ना, एंड रिजल्ट तो वही हो रहा है जिससे कि वो लॉ का इफेक्ट नलीफाई हो गया, एंड रिजल्ट वही हो रहा है जिससे कि लॉ का इफेक्ट नलीफाई हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो सर झील अकेले हंसना, हंसने से पाप लगता है, ध्यान रखना। चलो, एंड रिजल्ट तो वही हो जाएगा जिससे कि लॉ का इफेक्ट नलिफाई जीरो हो जाए। ठीक है, तो सर भले ही इसने क्या किया, पुलकित ने लॉ को बाईपास कर दिया, बाईपास करने का इफेक्ट वाला एग्रीमेंट बना लिया पुलकित और देव ने आपस में। ठीक है, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बाईपास, यू अंडरस्टैंड। मान लो आपको मुंबई से पुणे जाना है, तो एक तरीका तो है, पहले है ना ठुकते ठुकते 3 घंटे तो मुंबई में निकालो। ठीक है, फिर हाईवे आएगा, फिर आप पुणे में निकालोगे, पुणे में भी जहां आपकी डेस्टिनेशन है वो शहर के दूसरे कोने पे है, तो फिर वापस 3 घंटे पुणे के अंदर निकालो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या होता है, एक बाईपास रूट तैयार किया जाता है जिसमें आपको, मतलब शहर के अंदर घुसे बिना आप पेरिफेरी से दूसरी साइड में जा सकते हैं। सो व्हाट इज दिस बाईपास, कि सर आपको ये इस जगह पे ट्रैवल नहीं करना पड़ा, तो ये हो गया बाईपास। दूसरा एग्जांपल देखो, ये एक हार्ट होता है अपने अंदर, बाईपास आपने वो सुना है क्या नाम है ऑपरेशन, की सर इनका बाईपास ऑपरेशन है। सो बाईपास ऑपरेशन है, तो सर मान लो हार्ट जो है उसकी एक नस में, मतलब यहां से यहां पर ब्लॉकेज हो गया, मान लो तुम्हारे कहीं पर हार्ट जहां से पंप करता है वहां पर इतना बड़ा ब्लॉकेज हो गया, तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स में से कहीं दूसरी जगह से एक वेन निकालते हैं और इन दो पॉइंट्स को वापस कनेक्ट करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो यहां से हो जाए और यहां तक पहुंच जाए। इस जगह को ही बाईपास कर देते हैं, पास आउट कर देते हैं। और इस तरीके से तो पहुंच वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे फिर भी रहे हैं, यहां पर भी वो बाईपास जो सड़क से जाते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ही पहुंचने का काम हो रहा है। यानी कि लॉ में मना किया गया है पॉइंट ए से पॉइंट बी में नहीं जाना है, लॉ में मना किया गया है पॉइंट ए से पॉइंट बी में नहीं जाना है। तो आपने डायरेक्टली तो इस रास्ते पे चल के लॉ को नहीं तोड़ा, आपने इनडायरेक्टली पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचने का दूसरा तरीका निकाल लिया। दैट इज वॉट दिस पॉइंट इज ऑल अबाउट। ये पॉइंट क्या बोलता है कि आपने जो एग्रीमेंट बनाया इज ऑफ सच अ नेचर, इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। आपने डायरेक्टली लॉ नहीं तोड़ा है जैसे पॉइंट नंबर 1 में, आप इनडायरेक्टली उस एग्रीमेंट का इफेक्ट वही है जैसे कि आपने किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर दिया है, तो सर उसका भी लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया अभी पहले दोनों आपको, फर्स्ट और सेकेंड? दिया शेट्टी समझ आया तेरे को? न्यू दिया समझ में आया तेरे को? न्यू दिया, अरे कहाँ चली गई? ये देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ भी है कि कोई भी वो काम डायरेक्टली एक्सप्रेसली लॉ में फॉरबिड नहीं किया हुआ है, लेकिन उसको करने का इफेक्ट वही होगा जैसे आपने कोई लॉ का प्रोविजन डिफीट कर दिया हो, तो भी हम उसको अनलॉफुल ही मानेंगे। ठीक है भाई, चलिए सबको समझ आ गया ना, आगे बढ़ता हूँ। चलिए इसमें एग्जाम्पल ये वाला देखना, ये जो मैंने अभी आपको समझाया ना कि सर उसने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा था तो नीलामी में वो खुद पार्ट नहीं ले सकता था, डिफॉल्टर खुद पार्ट नहीं ले सकता था, ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट है, इसको देख लेना। थर्ड, कि सर किसी एग्रीमेंट का लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा यदि, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, यदि वो किसी को धोखा, किसी के
साथ में धोखा करने की नीयत से बना है तो सर उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा। एग्रीमेंट विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड अदर्स, दूसरों को धोखा देने की इंटेंशन से, क्रेडिटर्स, रेवेन्यू अथॉरिटीज, जनरल पब्लिक, किसी को भी धोखा देने के लिए बना है तो सर हम बोलेंगे उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। कैसे? ए, बी एंड सी तीन दोस्त थे, एक झील थी, एक दिया शेट्टी थी और एक कनक थी, ठीक है। तीन दोस्त थे, दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग गेन्स एक्वायर्ड बाय फ्रॉड। तीनों ने कहा चलो एक कंपनी खोलते हैं, लोगों से पैसे डिपॉजिट करवाएंगे उसमें, ठीक है, और उनको बोलेंगे कि आपको 1 साल में पैसा डबल, ठीक है, लोग खूब सारे पैसा देंगे और बाद में 2 महीने में जितना पैसा इकट्ठा होगा हम लेके भाग जाएंगे और उस पैसे को 33% डिवाइड कर लेंगे आपस में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि सर ए, बी एंड सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग गेन्स एक्वायर्ड बाय फ्रॉड। दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट बिकॉज it is fraudulent in nature, it is not having lawful object or lawful consideration, it is not having lawful object or lawful consideration, ठीक है। तो 3 पढ़ लिए ऐसी वैरायटी, अपने को टोटल 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं कि किनके ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होते हैं। कि सर यदि लॉ में मना किया गया हो, कि सर लॉ में डायरेक्टली मना नहीं किया गया हो लेकिन उसका करने का इफेक्ट वही है जैसे आपने किसी लॉ का जो था डिफीट कर दिया प्रोविजन। नेक्स्ट, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट। पॉइंट नंबर 4, कब लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता है? इफ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी, इट का मतलब है वो एग्रीमेंट, इफ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ठीक है। एक बार क्या है, झील की लड़ाई हो गई खनक से, ठीक है, तो झील ने क्या किया, एक गुंडे को हायर किया कि जाके दबा के 2-4 लगा के आ, ठीक है। तो such an agreement with this gunda is creating harm to another person, या फिर जा उसका घर जला के आ जा या उसकी प्रॉपर्टी। तो आप ऐसा कोई एग्रीमेंट किसी के साथ में बना रहे हैं, गुंडे के साथ में, मिस्टर एक्स के साथ में, कि जाओ उसकी प्रॉपर्टी को ये नुकसान पहुंचा के आ जाओ, जाओ उस पर्सन को ये नुकसान पहुंचा के आ जाओ, दैट इज नॉट हैविंग अ लॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन, वॉट एवर यू माइट से, ठीक है। सो एनी एग्रीमेंट विच इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजुरी टू एनी पर्सन or property of another person is not having a lawful object or lawful consideration, ठीक है। Next, if the court regards such an agreement as immoral, if the court regards such an agreement as immoral, देखो यार है ना, तुम सब बड़े बच्चे हो, ज्यादा मुझे इमोरलिटी के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो क्या चीज मॉरल है और क्या इमोरल है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, अपने को दिमाग ज्यादा नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उन्होंने मिसेस वाई, मतलब वो शादीशुदा है, लेडी जो है वाई, और उनको उनके साथ में एग्रीमेंट बनाया, मैं आपको 20 लाख रुपए देता हूं, जाइए आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स ऑब्टेन कीजिए और आके मेरे साथ में शादी कर लीजिए। दोनों ने ऐसा एग्रीमेंट बनाया। सो कोर्ट विल रिगार्ड दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट एज एन इमोरल एग्रीमेंट, ठीक है। ये मोरालिटी के खिलाफ है कि पैसा देके दूसरे की वाइफ को आप उससे डिवोर्स दिलवा रहे हैं और फिर खुद उससे शादी कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो दिस इज an agreement which is immoral in nature, it is not having any lawful object or consideration, so ऐसे एग्रीमेंट जो इमोरल होते हैं उनका लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता है। आइए इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले आप लोग है ना सेम लिंक पे एक बार रीज्वाइन कर लीजिए सो दैट बीच में टाइम खत्म नहीं हो, प्लीज बी क्विक।